देखिए आज हम बात करते हैं आपके इंटर हैलोजन कंपाउंड्स पे, यानी हैलोजन से जो बनते हैं जिन्हें हम आपका हैलोजन हैलाइड्स भी बोलते हैं। हैलोजन है और साथ में फिर हैलोजन है। सो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उन पे हम बात करेंगे। इनका जो जनरल फार्मूला है दैट इज़ एक्स एक्स डैश एन। यहाँ लिख लेगा, देखिए जनरल फार्मूला क्या है, एक्स एक्स डैश एन। यहाँ पे आपकी एक्स एंड एक्स डैश आर हैलोजन्स, ये हैलोजन्स हो गई। तो कैसे पहचानते हैं, पहले इनको जो n की वैल्यू है, जो एटॉमिसिटी है बाद वाले आप देख रहे हैं हैलोजन की, n की वैल्यू होती है 1, 3, 5 या 7, इनमें से कोई एक वैल्यू होती है। ये पहचानने का है कि कौन इंटर हैलोजन कंपाउंड है या नहीं है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है जो बाद वाला एक्स डैश है ये हमेशा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पहले वाले से, यानी एक्स डैश इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एक्स। तो एक्स डैश बाद वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हम जानते हैं कि हैलोजन में, आपकी हैलोजन की बात करते हैं तो हैलोजन में पहले तो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है। आपने कहा साहब फ्लोरीन एफ सी एल बी आर एन आई। हम सिर्फ हैलोजन की बात कर रहे हैं, जो प्रायोरिटी का सीक्वेंस एफ ओ एन है वो नहीं कर रहे, सिर्फ हैलोजन लिए हमने एफ सी एल बी आर आई। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आप जानते हैं फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हमेशा -1 होती है, F2 को छोड़ के, जहाँ 0 हो जाएगी डेट इज़ डिफरेंट थिंग। तो सी एल बी आर आई की आपकी +1 +3 +5 +7 ये चारों हो सकती हैं, अलॉन्ग विथ जैसे Br2 है जो 0 या फिर माइनस है तो -1, यानी -1 के अतिरिक्त इन तीनों की ये 4 स्टेट भी हो सकती हैं 0 को मिला के। तो अब आपने कहा कि यहाँ पे F देखिए आप नेगेटिव है, यानी दूसरी चीज़, पहला तो क्या निकला हमको कि n की वैल्यू 1, 3, 5, 7 है। दूसरी बात एक्स डैश बाद वाला हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा पहले वाले से, ये 2 चीज़ मिली। तीसरी, बाद वाले की स्टेट हमेशा -1 होती है, बाद वाले की स्टेट देखिए हमेशा -1 होगी। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड आपने कोई बनाया, मान लीजिए कहता है आपसे Cl, तो Cl से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, F है। तो देखिए ClF बन गया या ClF3 बन गया, यहाँ लिख लिया मैंने ClF3। सिमिलरली आपने कर दिया ClF7 कर सकते हैं, आपने यहाँ से आप ClF7 कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 1, 3, 5 या 7 है n की वैल्यू। ऐसे ही आपने कहा साहब ClF5। तो यहाँ ध्यान रखना है कि आपका जो है जो बाद वाला है, यहाँ पे लिखा है देखिए बाद वाली हैलोजन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी स्टेट यानी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। तो इनकी अगर -1 है तो आप निकाल सकते हैं Cl की यहाँ पे +1 हो गई, यहाँ -1 × 3 यानी +3 हो गई, तो वहाँ जाएगा -7, उस साइड गया +7 यानी ये +7 हो गई और ये आपकी +5 हो गई। तो आप देख रहे हैं कि जो x की स्टेट है दैट मे बी +1, मे बी +3, मे बी +5, मे बी +7, लेकिन बाद वाला जो x डैश है इसकी हमेशा इंटर हैलोजन कंपाउंड में आपकी -1 स्टेट होगी। तो ये नॉर्मल पहचानने का तरीका है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को, इतना आपको क्लियर होगा। देखिए कि x और x डैश सब हैलोजन है, हमने इस तरह से बना दिया। ऐसे ही आप किसी का भी बना सकते हैं। आपने कहा साहब IF7, देखिए ICl5, ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, यहाँ देखिए Cl ज़्यादा नेगेटिव है I से। तो अब हमने इसको यहाँ पे इतना आपको क्लियर हो गया, इसको हमने हटा दिया यहाँ से। अब यहाँ पे n की वैल्यू के बेस पे आप इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, बाकी और बहुत चीज़ें हम देखते हैं इसमें। तो आपने जनरलाइज देखा कि x x डैश n के फॉर्मेट में है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कैसे बनते हैं ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू लिखवाऊँ, देखिए मैं यहाँ मैंने लिख दिया कि वैल्यू ऑफ n की वैल्यू कितनी है, अभी देखा आपने 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7। आपने कहा सब ज्योमेट्री क्या हो गई, ऐसे ही यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन। समझने के लिए हम देख रहे हैं सिर्फ अभी कि साहब इस केस में आपका ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। आप ध्यान दीजिए n की वैल्यू यहाँ पे हमने जो वैल्यू है वही ली है 1, 3, 5, 7। अब n 1 है तो ये देखिए ये
थोड़ी सोचने की बात है कि लीनियर कैसे हो गया, ये लीनियर होता है, ये हमको देखना है कि लीनियर कैसे हो गया। तो ये लीनियर हुआ कब, जब n की वैल्यू यहाँ पे देखिए आपकी 1 है, उसके बाद आपने कहा ये 3 है, तो बेंट टी शेप, यहाँ पे बेंट टी शेप होगा। आपको निकालना नहीं है उस समय एग्जाम में, आपको अगर ये चीज़ ध्यान है कि बेंट टी शेप। उसके बाद आपने कहा साहब 5 में ये हो गई स्क्वायर पिरामिडल। देखिए स्क्वायर पिरामिडल कैसे, स्क्वायर क्या बना, ये बना, पिरामिड ये बना। देखिए स्क्वायर पिरामिडल 5 आइटम है, 1 2 3 4 5 ऊपर है। तो ऐसे ही आपका 7 में ये हो गई पेंटागोनल बाई पिरामिडल, यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो पहली बात तो ये है कि पिरामिडल कि अगर आपको जो भी x डैश n के फॉर्मेट में दिया है, कोई भी IF7 कहता है, आपने कहा n कितना है, 7 है, क्या हो गई ज्योमेट्री, ये हो गई। देखिए पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ये इसका फार्मूला दिया है तो आपको निकालने की विधिक तरीके से निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये चीज़ ध्यान है। तो n अगर 1 है तो आपने कहा साहब लीनियर है। आप चाहें तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन, देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है n 1 है तो साहब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये सोचने की बात है। देखिए n 3 है तो साहब ये हो गया आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन। देखिए 5 है, ऐसे ही sp3d2, ऐसे ही sp3d3, यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, देखिए sp3d2 एंड दिस इज sp3d3। आप जोड़ सकते हैं, 7 हैं, 3 3 6 और एक 7, 3 4 5 और एक 6। देखिए 3 आपका sp3d है और ये साहब sp3d2। तो मेरे ख्याल से यहाँ क्लियर है, 5 में sp3 ठीक बात है, d2 है। यहाँ देखिए आपका ये हाइब्रिडाइजेशन का स्केल आ गया। अब कैसे आया ये हमको देखना है। अगर आपको इसको समझना है तो आपने कहा साहब लीनियर में मान लीजिए ये कहता है n की वैल्यू 1 है, ठीक, माने आपसे कहा कि ClF है, तो आप जानते हैं F के आउटर पे, हेलोजन के आउटर पे 7 इलेक्ट्रॉन हुए। देखिए यहाँ पे F के आउटर पे 7 हुए, एक यहाँ आ गया, बाकी ये इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही Cl ने इलेक्ट्रॉन दिया अपना, देखिएगा आप ध्यान से, Cl के अपने मौजूद हैं ये इस तरह से। अब सेंट्रल एटम किसे लेंगे बताऊंगा, जो हैवी होता है उसे लेते हैं सेंट्रल एटम, जो बड़ा होता है साइज में, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो साहब ये आप देख रहे हैं कि F में आप ध्यान दीजिएगा कि इसके 1 2 3 4 5 6, Cl के 1 2 3 4 5 6 हैवी है। तो आपने कहा साहब Cl को हम सेंट्रल एटम लेते हैं अगर मान लीजिए, तो आपने कहा साहब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1 एक पेयर ये बन गया, 2 पेयर ये बन गया, 3 पेयर ये बन गया, 3 ये बन गए देखिए ClF में, और चौथा क्या था आपका शेयर्ड पेयर था, 3 और 1 4, इसलिए देखिए 3 + 1 4 है। आपने कहा साहब हम बेंट टी शेप यानी sp3d में आपका 3 लेते हैं वैल्यू, तो वो भी आप दे सकते हैं। आपने कहा मान लीजिए आपका है ClF3, तो आप ध्यान दीजिएगा बड़ा वाला सेंट्रल एटम है Cl, देखिए F F F, ऐसे ही बना रहा हूँ अभी बस आपको समझाने के लिए कि ये Cl का इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, F ने अपने इलेक्ट्रॉन ये दिए, देखिए। तो आप देख रहे हैं ClF3 है, Cl के पास आपके 7 थे, तो 1 2 3 यहाँ है, क्या बच गए 4 5 6 7। देखिए एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, एक शेयर्ड, दूसरा शेयर्ड, तीसरा शेयर्ड, कितने हुए 1 2 3 4 5, तो 5 हैं। आप देख सकते हैं 3 4 और एक 5। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से आपने हाइब्रिडेशन पढ़ा होगा या कभी पढ़ाऊंगा किसी लेक्चर में। तो नॉर्मली हमको अभी सिर्फ आपकी इंटर हैलोजन से मतलब है, तो आपने एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि आपको ध्यान हो जाए ये चीज़। देखिए तो n की वैल्यू से आप बता देंगे ज्योमेट्री क्या है, हाइब्रिडेशन क्या है, वहाँ निकालना नहीं है, आपको टाइम बचाना है अपना। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। उसके बाद हमने दूसरा नियम देखा कि साहब सेंट्रल एटम कौन होगा, जिसका साइज़ बड़ा है। अब आपने कहा साहब सेंट्रल एटम यानी जो पहले लिखा है, यानी x इसमें जो है यहाँ लिख ले रहा हूँ, देखिए x विल बी सेंट्रल एटम। इनमें हमेशा x जो है वो सेंट्रल एटम होती है। जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं ये अनएक्सेप्शनली ऑल आर डायामैग्नेटिक, ऑल आर
डायामैग्नेटिक। कभी पूछता है कि इनमें से कौन सा डायामैग्नेटिक है, तो इंटरवैलेजन है तो डायामैग्नेटिक होगा। ऐसे ही सब अनएक्सेप्शनली कोवेलेंट होते हैं। यहाँ लिख ले रहा हूँ, देखिए ऑल आर कोवेलेंट। तो आपने ये दो चीज़ ध्यान की, देखिए सब कोवेलेंट हैं और सब डाया हैं। इनका नाम अगर आप लिखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ बदले लिख रहा हूँ, मान लीजिए IF5 है, तो पहले वाले का नाम क्या है, आयोडीन। उसके बाद काउंट लिखते हैं, कितना है, 5, पेंटा। उसके बाद F नॉर्मल फ्लोराइड। तो ये नेमिंग का तरीका होता है, यानी पहली हैलोजन का नाम आयोडीन, सिंपल नेम। उसके बाद वो संख्या 5 है तो पेंटा हो गया, F फ्लोराइड हो गया, तो आयोडीन पेंटा फ्लोराइड। IF7 है तो आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड। ठीक, आपने कहा साहब ये मान लीजिए ICl5 है या ICl3 है, तो कोई दिक्कत नहीं, आयोडीन आपके देखिए ट्राई क्लोराइड, यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, आयोडीन ट्राई क्लोराइड। तो पहली हैलोजन का नाम, उसके बाद संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे, डिजिट को, डाई ट्राई से टेट्रा पेंटा आप जानते हैं। उसके बाद दूसरी हैलोजन का सिंपल नाम। तो इस तरह से इनका नेमिंग किया आता है। मुझे उम्मीद है आप नेमिंग भी इनका कर लेंगे। तो इसको मैं हटा दूं यहाँ से, ये भी आपसे हो जाना चाहिए, ऑल आर डायामैग्नेटिक एंड ऑल आर कोवेलेंट। जहाँ पे आप दिक्कत हो सोचते रहिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, देखिए नंबर ऊपर आता है व्हाट्सएप का। तो ये आपका नॉर्मल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखा ही है आपने। उसके बाद हमने कहा साहब इसमें और देखते हैं, नेमिंग आप कर लेंगे इसमें मुझे उम्मीद है। उसके आपने कहा साहब एक चीज़ और हंसती है कि अभी इसी रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ कि इंटर हैलोजेंस, ये थोड़ा अजीब सी बात है, इंटर हैलोजेंस आर मोर reactive, they are more reactive than halogens। अब साहब इस बात का मतलब क्या है कि इंटर हैलोजन X N है मान लीजिए, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगी X2 से, या कह लीजिए X N ज़्यादा रिएक्टिव होगी X-2 से। यानी ClF7 ज़्यादा रिएक्टिव होगी Cl2 से और F2 से। ध्यान से समझ लीजिए, ये अपने काउंटर पार्ट की जो हैलोजन है वो डायटोमिक होती हैं, उनसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगी। तो ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, आपने देख लिया होगा। इसको हटा दे रहा हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप देख रहा हूँ, जैसे भी सवाल पूछे गए आज तक उनके बेस पे हम देख ले रहे हैं। अब आपने कहा साहब ये कैसे फॉर्म किए जाते हैं, आसान तरीका है। आपने कहा साहब ये Cl2 प्लस, देखिए क्लोरीन की रिएक्शन करवाई आपने मान लीजिए F2 से, हल्का सा हीट देनी पड़ती है, करीबन 573 या 533 के आसपास, इसने बना दिया आपका ClF। तो इनका मैन्युफैक्चर भी आसान है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ये सोचिएगा कि आपके इंटर हैलोजन ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है हैलोजन से। ऐसा तभी हो सकता है कि जब इंटर हैलोजन के बॉन्ड आसानी से टूट जाएं हैलोजन के कंपेरिजन में। तो आपने कहा साहब यहाँ पे Cl2 सेम लिख रहा हूँ, देखिए प्लस मान लीजिए इसके बदले हम ले लेते हैं 3F2। तो इस तरह से आपका अगला बन गया, 3 दूनी 6 आ गई यहाँ देखिए। तो आपने कहा साहब ये बन गया 2ClF3। तो इस तरह से हम इंटर हैलोजन कंपाउंड बना लेंगे कहीं भी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि ये इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन कभी पूछा भी नहीं है और पूछने के लिए कुछ है भी नहीं इसमें। तो X आपका यहाँ पे सेंट्रल एटम है, ये आप समझ गए, तो मैं इसको हटा दूँ। और 1 3 5 7 वैल्यू भी आप समझ चुके हैं यहाँ पे, देखिए। अगला लेते हैं हम लोग, यानी अब यहाँ एक देखना है हमको कि X और X' में जितना साइज डिफरेंस होगा, ये ध्यान देने वाली बात है कि साइज डिफरेंस इन बिटवीन X एंड X', ये अगर बढ़ेगा, इंक्रीजेस, अगर ये बढ़ता है तो अपने आप अभी देखेंगे आप कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। डिफरेंस इन, कुछ भी रटना नहीं है आपको, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ऐसा क्यों है साहब? आपने कहा मान लीजिए हमने कहा कि मैक्सिमम ले लिया, यानी IF3 ले लिया। अब आयोडीन का हैलोजन में FCl-Bri की ही बात कर रहा हूँ अभी। उसके बाद आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा है FCl-Bri में, तो आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा है और फ्लोरीन का साइज सबसे कम है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि F
Cl Br I। आगे 80 नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ इतना ही देख रहा हूँ कि नीचे जाने पे आपने कहा साहब नई शेल एडअप होने से साइज बढ़ता है, यानी साइज इंक्रीजेस। तो क्या हुआ यहाँ पे, अगर साइज का ऑर्डर लिखते हैं आप तो ये हो गया I का I, आयनिक साइज ले इसमें ग्रेटर देन Br, ग्रेटर देन Cl, ग्रेटर देन F। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जाई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ऑर्डर था, F ग्रेटर देन Cl, ग्रेटर देन Br, ग्रेटर देन I। अब देखिए I और F में आप देख रहे हैं कि आयोडीन सबसे हैवी है इनमें, इन चार में। F का सबसे कम साइज़ है तो इनका डिफरेंस सबसे ज़्यादा हुआ, साइज डिफरेंस मैक्सिमम है I और F में। ऐसे ही इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस मैक्सिमम हो गया। क्यों, I सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पे और F सबसे ज़्यादा है। तो ये सही चीज़ लिखी है, इसका मतलब हमने कि साइज डिफरेंस अगर हैलोजन का बढ़ेगा तो उनका डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा। इसको समझ लीजिए आराम से। आप I और F में देखिए, आपने कहा साहब इसके बदले ICl3 लिया। अब Cl का साइज़ जो है F से थोड़ा बड़ा है और I तो बड़ा है ही, तो इनके साइज़ का डिफरेंस कम हो गया। ऐसे ही इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी कम हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव था, I तो कॉमन है और Cl यहाँ कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। देखिए, तो अगर इंटर हैलोजन में साइज़ का डिफरेंस बढ़ेगा यानी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो स्वतः बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। तो इतना मैं इसको हटा दूं, ये आपने लिखा हुआ है यहाँ पे कि साहब साइज़ डिफरेंस बढ़ने पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम इसके बेस पे आप चाहें कि नॉर्मली इंटर, इसी नियम को लगा रहा हूँ, देखिए जो यहाँ लिखा हुआ है आपने देख लिया होगा या लिख लिया होगा या शॉर्ट ले लिया होगा इसका, इसी बेस पे अगर हम इंटर हैलोजन कंपाउंड की, मान लीजिए आपने कहा साहब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालते हैं या थर्मल स्टेबिलिटी निकालते हैं, यहाँ एक चीज़ लिख दे रहा हूँ, देखिए एज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जाई इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, चाहे ऐसे कह लीजिए, ब्रैकेट में लिख दिया देखिए, और साइज, दोनों में कोई अंतर नहीं देखा हमने अभी, डिफरेंस इंक्रीजेस, दोनों में कोई मतलब नहीं, देखिए कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। अब ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछता है तो ध्यान दीजिएगा, कुछ जनरल फॉर्म में ले हुए हैं, जैसे हमने IF ले लिया। अब फ्लोरीन आपका जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, F आपने कॉमन रखा, F कॉमन रखा, देखिए आपने कहा साहब ये अभी मैक्सिमम डिफरेंस है साई में, अब I के बदले आप Br ले आए, BrF हो गया। देखिए क्यों, फ्लोरीन तो फिक्स है, चाहे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें चाहे साइज देखें, अभी इनके बीच साइज डिफरेंस मैक्सिमम है, मैक्सिमम साइज डिफरेंस यानी मैक्सिमम थर्मल स्टेबिलिटी। उसके बाद F तो सेम है, अब थोड़ा साइज कम किया आपने ब्रोमीन, अब साइज डिफरेंस कम आया, या कह लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा कम हुआ। क्यों, क्योंकि F तो फिक्स है, अब ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है I से, तो इनके बीच डिफरेंस कम हो गया, तो ये थोड़ा कम थर्मल स्टेबल हो गया IF की तुलना में। ऐसे ही हमने अगर F फिक्स रखा तो ग्रेटर देन ClF, सेम पैटर्न पे आप देख रहे हैं, देखिए ग्रेटर देन आपने कहा साहब ClF यानी ICl, ये ग्रेटर देन आपका हो गया IBr, ग्रेटर देन आपका BrCl। ये जनरल आपका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, यहाँ लिख ले रहा हूँ, देखिए ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी कैसे निकाला है हमने, या तो साइज डिफरेंस से या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से, दोनों से आंसर एक ही आता है, क्योंकि दोनों मैंने बताया था इससे पहले कि साइज डिफरेंस बढ़ने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ जाएगा हैलोजेंस में यानी इंटर हैलोजेंस में। तो ये मेरे ख्याल से आपको देखिए इतना यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि इसको हटा दूं मैं, अब हमने इसको हटाया, देखिए इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में ये कहता है साहब ये किस यूज़ में आते हैं, ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट में आते हैं, यहाँ लिख ले रहा हूँ, देखिए दिस इज नॉन एक्वस सॉल्वेंट में यूज़ होते हैं। यहाँ पे आपका जो हम फ्लोरीन यूज करते हैं हैलोजेंस में, अभी नॉर्मल बात करते हैं, हैलोजेंस में जो फ्लोरीन है F2 जो है, ये आप जानते हैं इसको हम सुपर हैलोजन भी कहते हैं। थोड़ा लीक से हट गया हूँ मैं, क्योंकि मेरे ख्याल से इंटर हैलोजन में इससे बाहर नहीं पूछना चाहिए। F2 जो है आपका क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, ये सुपर हैलोजन कहलाती है। ऐसा क्यों है,
बाकी Cl2Br2 और I2 ये सुपर हैलोजन नहीं कहलाती, क्योंकि F2 अकेली ऐसी हैलोजन है जो ग्लास में ईचिंग कर देती है। ईचिंग का मतलब खुजली नहीं है, ईचिंग मतलब उकेरना कोई चीज़। जब ग्लास में कोई चीज़ उकेरी जाती है, उभारी जाती है, तो उसके लिए हम फ्लोरीन का उपयोग करते हैं। जैसे आपके ब्यूवेट्स देखी होंगी आपने, थर्मोमीटर्स देखे होंगे, तो उनमें जो है जो टिल्टिंग होती है कांच में, तो वो किससे की जाती है? आपके फ्लोरीन से की जाती है। यानी फ्लोरीन ग्लास में ईचिंग ले आती है। उसमें उभार के लिखने में भी इसका यूज़ होता है फ्लोरीन का, क्योंकि ये फ्लोरीन अकेली ऐसी हैलोजन है जो ग्लास से रिएक्ट कर जाती है। तो ये फ्लोरीन यहाँ लिख लिया मैंने सुपर हैलोजन, सुपर ऐसा लिख दे रहा हूँ हैलोजन, आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए सुपर हैलोजन। आपने ग्लास लिया, हमने कहा साहब मान लीजिए ग्लास से इसकी रिएक्शन लिखते हैं, ये Na2SiO3 प्लस आपने फ्लोरीन से रिएक्शन किए, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड ले रहा हूँ 6HF गिव्स Na2SiF। अब O3 है और आप जानते हैं बाइवेलेंट है, तो F कितनी हो जाएंगी? 6F6 प्लस H2O। तो ये देखिए ग्लास से रिएक्शन करके इसने ये बना दिया। अकेली हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी कि फ्लोरीन का हाइड्रोजन हैलाइड ही कैपेबल है ऐसा करने में। तो HF का उपयोग बेसिकली फ्लोरीन के हाइड्रोजन हैलाइड का उपयोग या फ्लोरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है? ग्लास में ईचिंग करने के लिए। कहाँ यूज़ होता है? ब्यूवेट्स में, थर्मोमीटर्स में, इन सब में इसका यूज़ होता है। और मेरे ख्याल से हैलोजन के बारे में अभी हम इसमें हैलोजन में इस चैप्टर में वो चीज़ें नहीं देख रहे हैं कि कैसे हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं या आपका जो भी है बाकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। हमें अभी हाइड्रोजन हैलाइड से कोई मतलब नहीं, अभी हम सिंपल देख रहे हैं कि इंटर हैलोजन क्या था वो देखा आपने। यहाँ पे फ्लोरीन का जिक्र आया तो मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया कि कभी पूछता है कि सुपर हैलोजन कौन है तो फ्लोरीन है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का जो आपका जो हाइड्रोजन हैलाइड है यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है उसके थ्रू हम कांच पे, ग्लास पे ईचिंग करते हैं, चाहे उसकी कर्व सरफेस को कर्व करना कह लीजिए या उस पर कुछ लिखना हो गया। मेरे ख्याल से सफिशिएंट है आज के लिए। हाइड्रोजन हैलाइड में आपके इंटर हैलोजन में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे। थैंक यू।